नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत फ्रांस के बीच हुए कई अहम डिफेंस डील। 63,000 करोड़ रुपए में भारत खरीदेगा 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान। नौसेना को मिलेगी मजबूती। पहलगाम आतंकी हमले में दोहरे चरित्र को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर हमला। रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के बयानों को बताया शर्मनाक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के नरसंहार पर प्रस्ताव पेश। सभी दलों ने केंद्र सरकार के कदमों का किया पूर्ण समर्थन। आतंकवादी घटना को कश्मीरियत के चरित्र पर बताया हमला। भारत से पाकिस्तानियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा 24 घंटे के अंदर 100% पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया। और दिल्ली के बुजुर्गों को मिला आयुष्मान कार्ड का तोहफा। 70 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। सीएम ने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली की बदल देगी सूरत। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रहा है। भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों की खरीद के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु ने बड़े आईजीए सौदे पर हस्ताक्षर किए। 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमानों का यह समझौता 63,000 करोड़ रुपए में हुआ है। समझौते में प्रशिक्षण, सिम्युलेटर, संबद्ध उपकरण, हथियार और प्रदर्शन आधारित रसद शामिल है। इसमें भारतीय वायुसेना के मौजूदा राफेल बेड़े के लिए अतिरिक्त उपकरण भी शामिल हैं। आज नई दिल्ली के नौसेना भवन में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में भारतीय और फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा समझौते, विमान पैकेज आपूर्ति प्रोटोकॉल और हथियार पैकेज आपूर्ति प्रोटोकॉल की हस्ताक्षरित प्रतियों का आदान प्रदान किया गया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर कांग्रेस नेताओं को देश की एकता के खिलाफ और आतंकवाद के समर्थन में लगातार बयान देने के लिए निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देश की सुरक्षा और एकता के खिलाफ आतंकवाद के समर्थन में बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को पाकिस्तान के न्यूज चैनल बार बार प्रसारित कर रहे हैं। कांग्रेस का यह देश विरोधी व्यवहार देश की जनता और भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता रोज क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ये इसका पर्पस क्या है? हमें इन टिप्पणियों से बहुत ठेस लगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा है जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है। जो जो कांग्रेस के नेतागण यहां बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सभी विधायकों ने 22 अप्रैल को वेस्टर्न घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एनसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि ये सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करते हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि यह सदन 22 अप्रैल 2025 को
पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करता है तथा इस जघन्य एवं कायराना कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इस तरह के आतंकवादी कृत्य कश्मीरियत के चरित्र, हमारे संविधान में निहित मूल्यों और एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से जम्मू और कश्मीर तथा हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि ये सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों की इस कायराना हमले से फिर से प्रदेश में शांति भंग हुई है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। और इस समय की बड़ी खबर, तहव्वुर राणा की रिमांड अवधि 12 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। तहव्वुर राणा की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही थी। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया था। पिछले 18 दिनों से एनआईए द्वारा तहव्वुर राणा से पूछताछ की जा रही थी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जिसके 18 दिनों से एनआईए पूछताछ कर रहा था। एनआईए के दफ्तर में ये पूछताछ हो रही थी। आज इसकी रिमांड खत्म हो रही थी और अब एनआईए ने मांग की थी इस रिमांड को बढ़ाने की। एनआईए ने मांगी 12 दिन की रिमांड और उस रिमांड को आगे करते हुए एक बार फिर तहव्वुर राणा की रिमांड को 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। विकास हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हैं। विकास, हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की कोर्ट में पेशी हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया था और 12 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। बिल्कुल ऋतु, 2 बजे के आसपास लगभग तहव्वुर राणा को पेश किया गया एनआईए स्पेशल कोर्ट में, जो पटियाला हाउस कोर्ट में है। वहां पर हालांकि ये जो पूरी सुनवाई होती है ये पब्लिक या वकीलों और मीडिया के लिए भी ओपन नहीं है, तो ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसीलिए इसमें ऑपरेटिव पार्ट जहां तक हम बात करें, यानी आदेश जो कोर्ट ने दिया है वही पब्लिक हुआ है। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं दी जाती है। हालांकि एनआईए ने पहले भी ये कहा था, जब इससे पहले तहव्वुर राणा ने एक एप्लीकेशन दाखिल की थी जिसमें उसने अपने परिवार से संपर्क करने के लिए अनुमति मांगी थी और उस वक्त एनआईए ने इसका कड़ा विरोध किया था और ये कहा था कि ये व्यक्ति, इसका जो प्रोफाइल है वो बहुत बेहद शातिर आदमी है और ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन कर सकता है इसी तरह की किसी परिवार से बात करने के नाम पर, या जो भी ये मांग कर रहा है उसको इस वक्त नहीं माना जाना चाहिए। तो इसी तरह की दलील आज भी एनआईए की तरफ से रखे जाने की उम्मीद है कि एनआईए ने ये कहा, बिल्कुल कोर्ट को बताया होगा कि 18 दिनों में अभी जो भी इससे पूछताछ की है वो अभी फाइनल नहीं है। ये क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो प्रोफाइल है ये पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुका है, डॉक्टर रह चुका है और इसीलिए इसको तोड़ना, इससे कुछ भी चीजें निकलवा पाना, इससे कोई भी जानकारी हासिल करवा पाना एक आसान काम नहीं है। इसीलिए एनआईए लगातार इसको 18 दिन तक ड्रिल करने के बाद आज भी एनआईए ने 12 दिन की और रिमांड मांगी और जैसा हम जानते हैं कि आमतौर पर 14 दिन की कस्टडी होती है पुलिस के पास लेने के लिए, लेकिन एनआईए के जो मामले हैं उसमें 30 दिन से ज्यादा की भी कस्टडी मिल सकती है एनआईए को। 30 दिन की तो आमतौर पर मिल ही जाती है, इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। तो आने वाले दिनों में और हो सकता है कि एनआईए फिर से कस्टडी मांगे इसकी। कितना ये जांच में सहयोग करता है, कितने सवालों के जवाब देता है, इन सब चीजों पर यह निर्भर करेगा कि आगे एनआईए इसकी कस्टडी मांगेगी या फिर इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरे अपडेट के लिए।
विकास, आप हमारे साथ बने रहें। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया था। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को 18 दिन की न्यायिक हिरासत में एनआईए की हिरासत में भेजा गया था। एनआईए ने आज एक बार फिर 12 दिन की रिमांड मांगी थी, जो एनआईए को मिल गई है। विकास, ये भी जो सामने आ रही थी बात, हालांकि आपने बताया कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, दलीलें होती हैं, वो बाहर तक नहीं आती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बात हो रही थी कि तहव्वुर राणा अभी भी जो पूछताछ का पूरा 18 दिन का जो प्रक्रिया चली है उसमें बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऋतु, आप समझ सकते हैं कि जब एनआईए अगर 12 दिन की रिमांड और मांग रहा है तो 18 दिनों में जितनी उम्मीद थी एनआईए को शुरू में कि ये कोऑपरेट करेगा जांच में, या जो भी जानकारी है एनआईए को और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इससे बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन और इनपुट चाहिए, वो देगा, लेकिन जाहिर है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसीलिए 12 दिन की और इसकी रिमांड एक्सटेंड करने की मांग यहाँ पर कोर्ट की तरफ से की गई थी। शुरुआत में जिस दिन पहली बार पेश किया गया था एनआईए कोर्ट में एक्स्ट्राडिशन के बाद, उस वक्त इसके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं उनको कोर्ट को बताया गया था कि कितने गंभीर आरोप हैं इस व्यक्ति पर, और 26/11 हमला तो हुआ ही, उसमें तो जो लोग मारे गए वो तो स्पष्ट है ही, लेकिन उससे पहले भी वो और हेडली लगातार भारत के अलग अलग शहरों की रेकी कर रहे थे। ये भी कई बार भारत आया और इसी ने हेडली को इंडिया में एक कंपनी खोलने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए, क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन या रिकमेंडेशन चाहिए थी बाहरी कंपनियों से, विदेशी कंपनियों से, वो उसने दिलवाई। तो ये बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था उस पूरी प्लानिंग में, उस पूरी योजना में, जिसके तहत मुंबई को निशाना बनाया गया, 26/11 का हमला किया गया। तो बहुत ही शातिर आतंकी है एनआईए का ये कहना है, और तमाम लगातार कोशिशों के बाद इसका प्रत्यर्पण करने में भारत कामयाब रहा। उसमें भारत की कूटनीति टॉप लेवल पर, टॉप लीडरशिप के लेवल पर उसकी कामयाबी के चलते इसको हम ला पाए, ये एनआईए ने बताया, एक्स्ट्राडिशन इसका हो पाया। और इसीलिए इसके मामले में एजेंसीज जो भी इससे पूछताछ करना चाहती हैं, उसके लिए उनको पर्याप्त समय मिलना चाहिए। न केवल 26/11 के मामले में, बल्कि जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के खिलाफ लगातार युद्ध जैसे हालात बनाए रखने में, उसको देखते हुए इसके बहुत सारे लोगों से संपर्क होंगे, न केवल पाकिस्तान में बल्कि यूके और यूएस में भी, कनाडा में भी। इसीलिए इससे बहुत सारी जानकारी एनआईए को मिलने की उम्मीद है, और इसी के चलते कोर्ट ने भी जो भी जांच एजेंसियों की तरफ से मांग रखी जा रही है उसको स्वीकार किया है, और 12 दिन की एक बार फिर इसकी रिमांड मिली है एनआईए को, और लगातार पूछताछ जारी रहेगी। अगली बार भी अगर ये इस तरह से सहयोग नहीं मिलता है तो एनआईए एक बार फिर एक्सटेंशन मांग सकती है, क्योंकि ये जो एंटी टेरर लॉ है उसमें कस्टडी की मियाद बढ़ सकती है आम मामलों के उलट। जहां आम मामलों में 14 दिन 15 दिन की कस्टडी मिल पाती है जांच एजेंसी या पुलिस को, आतंकी मामलों में एनआईए को ये कस्टडी काफी लंबी भी मिल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत के खिलाफ टेरर नेटवर्क के लिहाज से तहव्वुर राणा से पूछताछ 18 दिन की एनआईए कर चुकी है, और आज एनआईए ने 12 दिन की रिमांड मांगी थी, जो 12 दिन की रिमांड एनआईए को मिल गई है, यानी कि तहव्वुर राणा के 18 दिन के बाद 12 दिन की रिमांड और बढ़ गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए टीटी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में दुखद पहलगाम आतंकवादी घटना की पृष्ठभूमि में भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज़, समा टीवी, जियो न्यूज़ सहित 16 ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नज़र है सरकार की, जो भ्रामक खबर दे रहे हैं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को मिलिटेंट्स कहा था, जिस पर विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन ने बीबीसी को पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में बीबीसी से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता और सटीकता का पालन करें। एक्सपी डिवीजन ने चेतावनी दी कि बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भविष्य में बारीकी से निगरानी रखी जाएगी।
भारत सरकार ने साफ किया कि आतंकवादियों के लिए मिलिटेंट्स जैसे शब्द अस्वीकार्य हैं और ये देश की भावनाओं के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले को लेकर बीबीसी की कवरेज पर आपत्ति जताई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों की जगह मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर आपत्ति जताई गई है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बीबीसी वर्ल्ड सहित सभी विदेशी चैनलों को ये पता होना चाहिए कि भारत में प्रसारण करने का उनका लाइसेंस भारत के नियमों और कानूनों के अधीन है। यदि आप अपने पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तो संभावना है कि आप भारतीय दर्शकों तक अपनी पहुंच खो देंगे। It is very interesting because both these parties have been caught and exposed with their hypocritical politics, appeasement politics. Both these parties had decided for last 35 years it is better to ignore 610 families and their votes and instead appease a larger Muslim community vote bank. And both these parties, both the left and the Congress, were so busy trying to appease them that they forgot the legitimate rights, they forgot the pain and the torture, or they ignored the pain and torture of these 610 families. इस बीच रक्षा संसदीय स्थायी समिति की बैठक संसद भवन एनेक्सी में हो रही है। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह और अन्य नेता बैठक के लिए पहुंचे। बैठक के दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और पल पल मॉनिटरिंग का नतीजा है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 24 घंटे के भीतर प्रदेश में रह रहे 100% पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिए थे कि पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने देश ही जाएं। इसके लिए उनके साथ पुलिस दल को भेजा जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वह अपने वतन लौट गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों को अलर्ट करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया जारी है। महाराष्ट्र में भी पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रैक करने और उन्हें वापस उनके देश भेजने का काम जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में उन सभी पाकिस्तानियों की पहचान कर ली गई है जिन्हें केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत देश छोड़ना है। उन्हें ट्रैक करने का काम जारी है और जल्द ही पुलिस इस बारे में आंकड़े जारी करेगी। उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी सिंधी हिंदू लंबी अवधि के वीज़ा पर भारत आए हैं और जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, उनके पास केंद्र सरकार के नवीनतम निर्देश के तहत भारत छोड़ने का कोई कारण नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र ने यह सुनिश्चित करने का अपना कर्तव्य निभाया है कि यहां अल्पकालिक वीज़ा पर आए पाकिस्तानियों की पहचान करके उन्हें जल्द ही वापस भेज दिया जाए। जो पाकिस्तानी नागरिक केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश छोड़कर जाने चाहिए, ऐसे सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया। इसमें से कोई भी बचा नहीं और उनको बाहर भेजने के लिए कंप्लीट ट्रैकिंग चल रहा है। इसका कंप्लीट आंकड़ा जल्दी ही पुलिस आपको देगी। जो पाकिस्तानी नागरिक यानी सिंधी समाज के हिंदू लोग लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर यहाँ पर आए हैं, वो लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए उनको इस आदेश के तहत भारत छोड़ने का कोई कारण नहीं है। जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हैं, ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो है, इनको 48 घंटे में देश निकाला करना था। उसके लिए महाराष्ट्र ने पूरे तरीके से अपना फर्ज निभाया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि तिनसुकिया जिले में हमारे पास केवल एक पाकिस्तानी नागरिक है। उसने स्थानीय परिवार में शादी की है, लेकिन वह मूल रूप से पाकिस्तान की है। उसने दीर्घकालिक वीज़ा के लिए आवेदन किया है। हमने भारत सरकार से स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि उसे वापस भेजा जाना चाहिए या नहीं। ये एकमात्र मामला है, अन्यथा हमारे पास असम में कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। We have only one Pakistani citizen in Tinsukia district.
She has married to a local family, but she is originally from Pakistan. She has applied for long-term visa. We have requested Government of India to clarify whether she should be sent back or not. That is the only one case. Otherwise, we don't have any Pakistani citizen in Assam. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के 70 साल से ऊपर के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के साथ और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली में प्रगति और खुशहाली के नए युग की शुरुआत हुई है। सोमवार से दिल्ली के रहने वाले 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को सालाना 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलने लगा है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 से अधिक बुजुर्गों को प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड वितरित किए। इस कार्ड के जरिए लाभार्थी सालाना 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा ले सकेंगे। आपका मन करे कोई ऐसी बीमारी है कि आपको अपना इलाज जाके मुंबई कराना है, हैदराबाद कराना है, उत्तर प्रदेश कराना है, जहां भी कराना है वो अस्पताल यदि उस सूची में रजिस्टर्ड है तो आप जा करके वहां इलाज कर सकते हैं। और ये पॉलिसी कैशलेस है, आपको कुछ भी पहले जमा नहीं कराना, आपको इलाज दिया जाएगा और उसका पेमेंट सरकार स्वयं करेगी। और ये जो योजना आपने जिसकी शुरुआत हो रही है, मैं समझता हूं ये सिर्फ भारत में नहीं विश्व भर में ये एक मॉडल के रूप में इट विल बी साइटेड। जैसे ही बुजुर्गों को प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड मिला, उनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुजुर्ग इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि अब इलाज के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब लाभार्थी योजना से जुड़े दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पताल में बेफिक्र इलाज करा सकेंगे। कार्ड पाने वाले सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। अरे मुफ्ती होगा, जब कार्ड मिला तो होगा। अब तो कार्ड मिल गया मुझे और फ्री में इलाज होगा। मोदी जी को धन्यवाद कहें और क्या। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो गरीब लोगों के धक्का खाते थे हॉस्पिटल कहीं भी हो ना, अब तो आराम से जाएंगे लाएंगे, जहाँ मर्जी काट सकते हैं। मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रात में सोनी है। इससे तो बढ़कर कोई भी चीज नहीं। जनता को सब तरह से सुखी रखने वाला प्रधानमंत्री जो पहली बार भारत को मिला, हम लोगों के सेफ हो गए, उम्र बढ़ गई। सोमवार को 100 से ज्यादा बुजुर्गों का प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड बन गया। दिल्ली के 100 से ज्यादा अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए हैं। दिल्ली के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े देश के 30,000 अस्पतालों में इलाज की सुविधा ले सकेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दिल्ली का नागरिक होना और आधार कार्ड होना जरूरी होगा। कोई भी लाभार्थी आयुष्मान ऐप के जरिए भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। परमवीर चक्र सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरगाथा पर बनी फिल्म द यंग टैंक कमांडर जयपुर में प्रस्तुत की गई। इस दौरान फिल्म के प्रीमियर में मेजर जनरल सेवानिवृत्त जीडी बख्शी भी शामिल हुए। डीडी न्यूज से खास बातचीत में जीडी बख्शी ने पहलगाम हमले की निंदा की, साथ ही पीएम मोदी द्वारा सिंधु जल समझौता को लेकर लिए गए फैसले की सराहना की। जीडी बख्शी साहब इस समय में जयपुर में हैं। आज यहाँ पर एक खास स्क्रीनिंग की गई है। अरुण खेत्रपाल जो शहीद हुए हैं उन्हें लेकर के एक विशेष फिल्म जो है वो जयपुर में आज प्रस्तुत की गई। बख्शी साहब किस तरह की कहानी है और इसे किस रूप में प्रस्तुत किया गया? आज भी हमारे जो नायक हैं, हमारे शहीद हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए साहब, ऐसा है कि युद्ध के बादल एक बार फिर हमारे देश के ऊपर घिर आ रहे हैं। ठीक है साहब, हमने आज याद किया है मेरे 1971 के बैचमेट सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र, जो कि यंगेस्ट परमवीर चक्र हैं भारत की फौज के। 1971 में उन्होंने बसंतर के युद्ध में दुश्मन के 5 टैंक ध्वस्त किए थे पैटर्न और शहीद हुए थे। किस तरह से अभी के जो मौजूदा हालात बने हैं पहलगाम की घटना के बाद में देश भर में रोष है, क्रोध है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जवाब करारा दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाए। आपको प्रधानमंत्री की वक्तव्य पे 2 टूक
संशय नहीं होना चाहिए। वो बड़े टफ प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है साहब। दुनिया अगर वो भ्रिकुटी भी तान ले तो दुनिया डर जाती है, ठीक है। और पाकिस्तान में इस वक्त साहब पैनिक का माहौल है। सिंधु का जो जल है उसको हम अगर मोड़ देते हैं तो राजस्थान के लिए भी वो, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी रहती है, तो उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती। एक बारी इंदिरा गांधी कैनाल की बात हो रही थी, हरा कर देंगे उसको, ये कर देंगे, तो बिल्कुल हमको जो है ये बहुत अच्छा कदम लिया है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लिया है। एक इंडस वाटर ट्रीटी का जो एब्रोगेशन किया है, ठीक है, उस पर भी काम हो रहा है। दुश्मन देश अगर जो भाषा समझता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी उन्होंने दोहराई है। कैमरा पर्सन हनुमान प्रसाद के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।